हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 7 है जो उसका यहाँ पे हम पार्ट नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट, इसके 4 पार्ट देख लिए हैं। आज हम 5वां पार्ट इसका देखने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो है ये अभी 2026 के लिए लेटेस्ट वाली विजन आईएएस की है, जिसमें टेस्ट नंबर 7 है, जिसका कोड है 6316 इसका कोड है। आप लोग इसे जाके खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बाइलिंगुअल एकदम पूरा इसका एनालिसिस करवाते हैं, तो यदि आप लोग को अच्छी लगे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पे हम बात करेंगे 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि हाल ही में वैश्विक व्यापार परिषद जो परिदृश्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है ना, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट स्टैटिक, जो हमारी स्टैटिक रिपोर्ट जो पेश की गई है ना, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक जो 2026 रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है इसका, कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ ने अभी यहाँ पे बोला है कि जो वैश्विक गिरावट की बात की गई है, ठीक है ना, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक गिरावट देखी गई है पूरे व्यापार में। उसका कारण क्या बताया है कि जो अनुचित सीमा शुल्क में वृद्धि की जा रही है, और व्यापार की जो अनिश्चित कारणों से जो नीतियां हैं वो प्रभावित हो रही हैं, है ना। इसके कारण से वैश्विक क्या होती है, गिरावट आ रही है, व्यापार में वैश्विक गिरावट आ रही है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संघ यहाँ पे इसको जारी करता है, संगठन जारी करता है इसको, वैश्विक व्यापार परिदृश्य सांख्यिकी रिपोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट अपना है कि बैंकिंग क्षेत्र में कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोष अनुपात रिजर्व रेशियो के बारे में बताना है, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, ठीक है ना, सीआरआर के बारे में, सीआरआर के बारे में। यहाँ पे बोला है कि जमा राशि का वह प्रतिशत है जिसे एक बैंक अपने पास रखना अनिवार्य होता है, जिसे एक बैंक को अपने पास रखना अनिवार्य होता है। दूसरा है कि उच्च कोष अनुपात अर्थव्यवस्था में ऋण आपूर्ति में वृद्धि करता है। सही कथन हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो सीआरआर होता है वो बैंक अपने पास नहीं रखता है, बल्कि किसके पास रखता है? आरबीआई के पास रखता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यदि सीआरआर अधिक हो तो उससे हमारी क्या हो जाएगी? ऋण आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो ऋण आपूर्ति में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि जो सीआरआर है वो यदि बढ़ा दिया जाए तो आरबीआई के पास बैंकों को अपना कैश जो है ज़्यादा रखना पड़ेगा। जो ज़्यादा रखेंगे यदि कैश, तो कैश अगर ज़्यादा रखना पड़ेगा उन्हें, तो वो अपना ऋण, जो लोन का सृजन जो है, कम कर पाएंगे। जब लोन का सृजन कम कर पाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? मार्केट में जो अपनी है, बाजार में तरलता की कमी हो जाएगी। बाजार में पैसा जो है कम हो जाएगा। ठीक है, बाजार में तरलता की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ऋण की आपूर्ति में क्या होगी? वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। यदि सीआरआर बढ़ता है तो, यदि कमी होगी तो फिर क्या हो जाएगा? तब ऋण में वृद्धि हो जाएगी। यदि सीआरआर को कम कर दिया जाए तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो आरबीआई जो है सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से बैंकों की क्या करता है? जोखिम को कम करता है। ठीक, इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा अपना, केवल और केवल डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों ही गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट है अपना, जैसे यहाँ पे सीआरआर को हमने बताया है कि अभी वर्तमान में जो सीआरआर है वो 4% चल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि जैसे आप कस्टमर हैं और आप अपना पैसा मान लीजिए 100 करोड़ रुपए बैंक को जमा कर देते हैं, तो अब बैंक क्या करेगा? बैंक जो करेगा वो 96 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा और उसका क्या कर देगा? लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब लोन, ऋण दे देगा। ठीक है, ऋण दे करके अपनी इनकम को बढ़ाएगा। फिर सीआरआर के रूप में 4 करोड़ रखेगा, जो कि आरबीआई के पास जमा रखेगा कैश के रूप में। ठीक है, जो कभी जोखिम के, जब मतलब बैंकों को कोई दिक्कत होगी तो आरबीआई इसकी जोखिम को कम करने के लिए क्या करता है? सिक्योरिटी के रूप में इसे रखता है। ठीक है, ऐसे ही एसएलआर भी रखना पड़ता है। आगे हम एसएलआर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन है। तो जो सीआरआर है वो आरबीआई के पास रखा जाता है। यदि ये बढ़ता है तो मार्केट में क्या होती है? तरलता क्या होती है? कम होती है। ठीक, तो नेक्स्ट है अपना कि कितने जो हैं विश्व बैंक समूह के हिस्से हैं, ये हमें बताना है। इनमें जो दिए हुए हैं कितने हैं, और सही कथन यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है आईएफसी, ठीक है ना, आईएफसी। दूसरा है आईसीएसआईडी और तीसरा है एमआईजीए, मिगा। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, ये हमारा वर्ल्ड बैंक का
ये समूह का हिस्सा होता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र, ये भी होता है। तीसरा है कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, ये भी होती है। इसके अलावा भी और होते हैं। एक होता है IBRD, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। दूसरा होता है IDA, क्या होता है IDA, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट संघ या यूनिट, ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, ठीक। तो ये 5 हो जाते हैं, इसके अंग हो गए, 3 ये हो गए आपके और 2 ये हो गए। तो ये 5 इसके कुछ समूह होते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है, जो मिलकर काम करते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं हम? RBI को कहते हैं, ठीक है, RBI को कहते हैं। तो इसके संदर्भ में इसके कार्यों के संबंध में बताना है कि क्या कार्य करता है, ठीक है। स्पेशली हमें बताना है कि स्टेरियोलाइजेशन के कार्य में क्या करता है। जब स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें क्या कार्य करता है, तो करेगा ताकि बाह्य आगतों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा भंडार को स्थिर किया जा सके। दूसरा है कि उच्च मूल्य वाले नोटों की अधिकता को रोका जा सके। तीसरा है कि बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों को लाइसेंस अमान्य किया जा सके। और चौथा है कि वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ती गैर निष्पादन संपत्ति या आस्तियों, जो NPA होता है, उसको संरक्षित किया जा सके, ठीक है। ये जो हमारे RBI के भी वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है, ये संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। ये RBI के भी वर्तमान गवर्नर हैं, ठीक। तो जो हमारा स्टेरिलाइजेशन का काम होता है, वो जो होता है बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में हमारी जो है मुद्रा भंडार को स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन के द्वारा ये करता क्या है कि यहाँ पे ये डॉलर का क्रय और विक्रय करके RBI यहाँ पे इसको डॉलर का क्रय विक्रय करके RBI इसका क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है, ठीक है, मुद्रा भंडार को अपना स्थिर बनाए रखती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि हमें मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी की हमें बताना है कि सीमांत स्थायी सुविधा क्या होती है, MSF क्या होता है, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों को अंतरराष्ट्रीय जो अंतर बैंक, सॉरी यार दिमाग कहाँ चल रहा है। तो इसमें है इसका उद्देश्य जो होता है अंतर बैंक बाजार में रात्रिकालीन उधार दरों में अस्थिरता कम करना है। दूसरा है कि इस सुविधा के अंतर्गत उधार दर कभी भी रेपो दर से अधिक नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों पर जो हमारे विचार करके सही कथन हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो पहला हो गया कि जो हमारा MSF है, MSF जो होता है ये बिल्कुल सही है कि एक रात के लिए दिया जाता है और बैंकों को जब कोई समस्या होती है अस्थिरता को कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा बोलता है कि ये कभी भी रेपो से अधिक नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हमेशा रेपो से अधिक होता है, रेपो दर से हमेशा अधिक होता है, ठीक। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि RBI के उद्देश्य क्या है, ये बताना है। पहला है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्रों को ऋण का प्रवाह, जो पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करना। दूसरा है वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। तीसरा है जनता को पर्याप्त मात्रा में सिक्के उपलब्ध कराना। तो उपरोक्त में से हमें सही कथन का आंसर देना है, ठीक है। अब RBI के यहाँ पे काम क्या होता है कि RBI जो होता है वो सरकारी बैंक के रूप में भी काम करता है, बैंकरों का भी बैंक होता है, पेमेंट सिस्टम का भी भुगतान के संबंधित भी काम करता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का भी नियंत्रण करता है, फिर फाइनेंशियल सिस्टम का भी मैनेजर होता है ना, और जो हमारा फॉरेक्स होता है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसे भी कंट्रोल करता है, और हमारी करेंसी का भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके कार्य जो हो गए ये तीनों ही इसके बिल्कुल सही है ना। ये सिक्कों का, ये आपको डाउट इसमें हुआ होगा कि सिक्का, क्योंकि जो सिक्के हैं वो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सरकार द्वारा जारी तो किए जाते हैं लेकिन इनका विनियमन जो है करता कौन है, RBI करता है। और कॉइन एक्ट के तहत, जो कॉइन एक्ट के तहत, कॉइन एक्ट 2011 के तहत ये सिक्कों के छपाई का प्रावधान है, ठीक है। तो इस हिसाब से तीनों ही आंसर इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि RBI का गठन कब हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमें मतदान में हिस्सेदारी के संदर्भ में बात करनी है। पहला है
कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतदान में हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद चीन का स्थान है। दूसरा है कि भारत का मतदान जो है 5% से अधिक हिस्सेदारी है और चौथे स्थान पर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर हो जाएगा क्या, डी, कि ये दोनों सही नहीं। ठीक, तो दोनों सही नहीं है, इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, सही नहीं है तो दोनों सही नहीं है ना, हमें ये नहीं बताना सही नहीं है, ध्यान नहीं दिया था मैं, सही नहीं है तो दोनों सही नहीं। ठीक, क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका है, ये बात तो सही है कि अमेरिका का जो है 16.5% के करीब यहाँ पे हिस्सेदारी है अमेरिका की, और ये पहले नंबर पर है। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो दूसरे नंबर पर 6.14% के साथ जो है जापान है, ना कि चीन है। तो ये चीन की वजह से यहाँ गलत हो गया। फिर तीसरे नंबर पर चीन है, ठीक है, और चौथे नंबर पर क्या है, जर्मनी है। ठीक है, चीन की हिस्सेदारी कितनी है, तो चीन की हिस्सेदारी जो है 6.8% है, 6.08% है। ठीक है, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जर्मनी है। ठीक है, इसके बाद अपना भारत की बात करें तो भारत का 8वां नंबर है, जो कि 2.63% के साथ इसकी हिस्सेदारी है। और एक जो याद रखने वाली बात है वो है कि ये भारत से रूस और ब्राज़ील जो है आईएमएफ में पीछे हैं। ठीक है, आईएमएफ में भारत के बाद है, 9वें नंबर पर आपका रूस है और 10वें नंबर पर ब्राज़ील है। ठीक है, तो भारत की हिस्सेदारी जो है 8वीं है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, आईएमएफ की एक मुद्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, तो आईएमएफ की मुद्रा को हम क्या कहते हैं, एचडीएफ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, कितने देशों की मुद्रा इसमें शामिल है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अपना है कि निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कीजिए और बताना है कि उपरोक्त सेवाओं में भारत में भुगतान बैंक द्वारा कौन कौन सी प्रदान की जाती है, ये बताना है। पेमेंट बैंकों के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला है कि सॉरी, आज इसको हो गया। ठीक है, तो ये तो पहला नंबर है कि फर्मों के लिए चालू खाता, तो बिल्कुल फर्मों के लिए चालू खाता देता है, लेकिन 1 लाख तक का। ठीक है ना, 1 लाख से ज़्यादा का चालू या बचत खाता ही नहीं खोल सकता। दूसरा है कि खुदरा ऋण, तो खुदरा ऋण नहीं देता है। तीसरा है कि प्रीपेड कार्ड जारी करता है, बिल्कुल जारी करता है। जैसे कोई कमजोर वर्ग का आदमी हो गया, कमजोर वर्ग के जो हमारे जनसंख्या है, और जो प्रवासी मजदूर है, उन ऐसे लोगों के लिए क्या करता है, ये प्रीपेड कार्ड भी जारी करता है। इस हिसाब से हमारा 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो पेमेंट बैंक की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि भारत में हमारे कौन कौन से पेमेंट बैंक है, इसे याद रखिएगा कि 2018 में बहुत बड़ा सुधार हुआ था, और जो हमारे डाकघर हैं सभी को पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में स्थापित किया गया। जबकि पहला जो हमारा है कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, पेटीएम चर्चा में रहता है, ये भी पेमेंट बैंक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं क्या है, पेमेंट बैंक है ना, अपने इंडिया के। नेक्स्ट अपना है कि लघु वित्त के बारे में हमें बताना है, लघु वित्त बैंक के संदर्भ में चर्चा करना है। ठीक है, लघु वित्त बैंक के संदर्भ में पहला है कि ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। दूसरा है कि जमा स्वीकार करते हैं और असेवित और अल्पसेवित वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा है कि सीआरआर और एसआरआर इन्हें अनिवार्यता नहीं है, सीआरआर और एसआरआर रखने की इन्हें अनिवार्यता नहीं है। हमें सही कथन बताना है, तो इसका तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्हें भी सीआरआर और एसआरआर रखना पड़ता है। ठीक है, और ये जमा भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, और ये कंपनी अधिनियम के तहत क्या करते हैं, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीआरआर और क्या बोला है, अनिवार्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अनिवार्य है। तो हमारे 1 और 2 सही हो जाएंगे, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब हमारे जो ये फाइनेंस जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है ना, ये हमारे यहाँ के कुछ फाइनेंस बैंक, ये पूरी तरह से बैंक ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, छोटे बैंक होते हैं। ये बैंक के तरह ही काम करते हैं। जैसे दूर दराज एरिया हो गया, वहाँ पे जहाँ बैंकिंग सेवा नहीं पहुँच पाई है, तो उसके लिए काम करते हैं। फिर बात करते हैं कि कितनी वित्तीय संस्थानें जो हैं ये एसएलआर मापदंडों को अनिवार्य रूप से रखती हैं, ये बताना। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, सही उत्तर यहाँ पे देना है। तब तक हम समझते हैं कि सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं।
ठीक है। सीआरआर जो होता है ये क्या होता है, आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ता है कैश के रूप में, कहे के रूप में, कैश के रूप में। वहीं एसएलआर जो होता है बैंक अपने पास रखते हैं, एसएलआर को बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है, बैंक अपने पास रखते हैं और गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में रख सकते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका सीआरआर होता है उसे कैश के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, ठीक। और जो एसएलआर होता है, ये यहाँ बैंक जो होते हैं ये अपनी कमाई करते हैं, कुछ जैसे सरकार को लोन देके, है ना, उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं और उनको पैसा देते हैं, तो है ना, एसएलआर के रूप में सरकार की सरकारी बॉन्ड खरीद लिए या सरकारी प्रतिभूति खरीद लिए और इनको फिर क्या मिलते रहता है, ब्याज मिलते रहता है। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी जो सीआरआर है वो 4% है, 4% सीआरआर है वर्तमान में, और 18% जो है एसएलआर है। ठीक है, एसएलआर है। तो अब इसके आंसर की हम बात करें, ठीक है, कि एसएलआर मापदंड किसे किसे रखना अनिवार्य है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी रखना पड़ता है, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को भी रखना पड़ता है, और जो सहकारी बैंक होते हैं इनको भी रखना पड़ता है। इस हिसाब से तीनों के तीनों सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो पेमेंट बैंक है, ठीक है, जो पेमेंट बैंक हो गए वो भी इसको रखते हैं, एसएलआर रखना पड़ता है। जो राज्य सहकारी बैंक हो गए उनको भी रखना पड़ता है। ठीक है, और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए उनको भी रखना पड़ता है। ठीक है, इस हिसाब से जितने भी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक है सभी को एसएलआर रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हमने आज 10 क्वेश्चन देखा। आपको ये सीरीज कैसे लग रही है थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस में क्या सुधार की अपेक्षा है, या आप या हम लोग ये 10 क्वेश्चन है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन ले, या 10 क्वेश्चन ही ठीक है। ठीक है, तो इस गुड नाइट क्लास में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अभी तक देखा। ठीक है, अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।